नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के इस चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए जीके का अब पार्ट 30 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 30 का जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में विधानसभा की एकमात्र सीट है, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है, किन्नौर में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो किन्नौर में विधानसभा की एक सीट है। इसके अलावा सिरमौर में 5 है, आपके सोलन में 5 है, हमीरपुर में 5 है, ऊना में 5 है और चंबा में भी 5 है। तो 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 5-5 है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा है कांगड़ा, कांगड़ा में है 15। मंडी में कितनी? मंडी में है 10। शिमला में कितनी? तो शिमला में है 8। तो आपको एक एक जिलों की जो है वो विधानसभा सीटों के बारे में भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है? तो कांगड़ा को भरमौर से जो जोड़ने वाला दर्रा है वो सिंगूर दर्रा और इंद्रहार दर्रा, दोनों ही दर्रे। अगर मैं सिंगूर दर्रा और इंद्रहार दर्रा की बात करता हूँ तो ये दोनों ही दर्रे कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि लुलानी ठंडे पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर बात करें लुलानी गर्म पानी के स्रोत की, लेकिन कुछ दर्रों की बात कर लेते हैं, जैसे कि सिंगूर दर्रा और इंद्रार दर्रा तो भैया कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा तामसर दर्रा, तो तामसर दर्रा जो है ये कांगड़ा को बड़ा बंगाल से जोड़ता है। उसी प्रकार एक गेरू दर्रा है, गेरू दर्रा जो है ये कांगड़ा में स्थित है। सांच दर्रा और दराटी दर्रा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांच दर्रा और दराटी दर्रा, जो सांच दर्रा और दराटी दर्रा है ये चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। अगर मैं एनिमल पास की बात करता हूं तो एनिमल पास कुल्लू जिले में स्थित है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि एनिमल दर्रा कहाँ पे है। उसी प्रकार तेंतु दर्रा, अगर मैं बात करता हूँ तेंतु दर्रे की, तो तेंतु दर्रा जो है ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। उसी प्रकार सारा उंगा दर्रा, सारा उंगा दर्रा जो है ये भी कुल्लू को स्पीति से ही जोड़ता है। तो इस प्रकार के दर्रे भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ आज की वीडियो जो है थोड़ी लेट हुई है, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि हर एक बात को यहाँ से डिटेल से बताया जा रहा है। क्वेश्चन अगला पढ़ लिया था लेकिन डिटेल से नहीं बताया था कि लुलानी ठंडे पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात करें लुलानी ठंडे पानी के स्रोत की तो ये कांगड़ा जिले में। कहाँ पे स्थित है भैया? कांगड़ा जिले में है लुलानी ठंडे पानी का स्रोत। देखिए, हिमाचल प्रदेश में है लुलानी। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आता है कि सलोल कहाँ पे? सलोल ठंडे पानी का एक स्रोत है, ये भी कांगड़ा ही जिले में स्थित है और इसको कैप्टन कोलमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इस सलोल जो है हमारा, ये भी पूछा जाता है किस अंग्रेज़ ने कांगड़ा की सलोल जो झरना है ठंडे पानी का, इसकी जो है वाटर स्प्रिंग है, इसकी जो है क्या की थी, खोज की थी। तो इनका नाम था कैप्टन कोलमैन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसी प्रकार रहाला झरना, रहाला ठंडे पानी का झरना है जो कि कुल्लू के मनाली में स्थित है। उसी प्रकार जोगिनी, कौन सा है? जोगिनी झरना, ये भी कुल्लू के मनाली में स्थित है। सतधारा, बहुत बार पूछा गया है सतधारा, सतधारा चंबा में है। चैडविक और ज्यूरी भर भर के पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं चैडविक और ज्यूरी। तो चैडविक झरना और ज्यूरी झरना ये दोनों के दोनों शिमला में स्थित है। दोनों आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भारत में डैश है। जो भारत देश है ना, हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था है ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में अर्थव्यवस्था है भैया मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत में। और ये अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बता देंगे कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका जो मतलब है वो क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझ गए, जहाँ पे भैया व्यापार जो है वो पब्लिक सेक्टर में भी होता है, आपका सरकारी सेक्टर में, हर अर्थव्यवस्था, तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहेंगे। और उसी प्रकार मार्केट जो हमारी सेक्टर रहती है उसमें क्या होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो मार्केट और पब्लिक दोनों सेक्टर, जो प्राइवेट भी होंगे मार्केट भी होंगे, तो मार्केट जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में वर्क करेगी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमी कैसी होती है? जिसमें कि चीज़ों के बदले आपको चीज़ें दी जाती है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वैसी इकोनॉमी जहाँ पे
चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती है, मान लो गेहूं के बदले मक्का दिया जाता है, ये कौन सी इकोनॉमी है? ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। उसी प्रकार मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करता हूँ। मार्केट इकोनॉमी कहाँ क्या होती है? जैसे यूएसए में जो है प्रचलित जो इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी ही है। आपको पता होना चाहिए, इन चीज़ों का जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही है। तो अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करता हूँ तो मार्केट इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी यहाँ पे नहीं होती है, और यूएसए में ये ज़्यादा रूप से प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की बात कर अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय। अगर मैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की बात करता हूं तो इसको केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, याद रखना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको जो है वो क्या किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा जो है इसको जो है वो जारी किया जाता है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आय वाला क्वेश्चन, और यहाँ से हम इतना ही पढ़ेंगे। तो भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है? तो याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा ऐसा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से क्या प्रत्यक्ष कर नहीं है? मतलब कि कौन सा इनमें से जो ऑप्शन में दिए है प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखिए बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विक्रय जो कर होता है, जो सेल्स टैक्स होता है, वो एक डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है। अब भैया मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि तो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो सेल टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ये पूछा गया था कि डायरेक्ट टैक्स, तो सेल्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सों के बारे में बात करता हूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कौन से है। यहाँ पूछा गया था प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो विक्रय कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं आपको यहाँ से डिटेल से बताता हूँ, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की ही बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस की, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है? तो डायरेक्ट टैक्सेस में आता है जैसे कि आपका वेल्थ टैक्स हो गया, आपका आयकर विभाग हो गया, मतलब कि इनकम टैक्स हो गया, स्टेट मतलब भू शुल्क हो गया, ये सारा का सारा कैसा टैक्स है? ये सारा का सारा जो है वो डायरेक्ट टैक्स। इसमें आपका स्टेट ड्यूटी हो गया, ये सारा का सारा किस में आएगा? इनकम टैक्स हो गया। ये सारा का सारा जो है वो किन टैक्सों में आएगा भैया? ये सारा का सारा आएगा अपना डायरेक्ट टैक्सेस में। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से? तो सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी एक्साइज टैक्स वो भी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सॉरी, सेल टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, और कस्टम ड्यूटी टैक्स भी कैसा है? इनडायरेक्ट ही टैक्स है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मौद्रिक नीति संचालित की जाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको जो रेगुलेटेड किया जाता है, किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है? आपकी जो मौद्रिक नीति होती है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है, कभी कभार इसको केंद्रीय बैंक तो हम कहेंगे ही कहेंगे, तो आप सभी जानते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है। तो जो ये मौद्रिक नीति है, इसको जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको रेगुलेटेड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। कब इसको मॉनिटर किया जाता है? तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 को हुआ था, ये बात आपने याद रखनी है। और आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, अगर मैं इसकी बात करता हूँ डिटेल से, तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। ये बात याद रखना कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं होती है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन 10 रुपी? आप चाहे मौद्रिक नीति कोई भी ले लो, उसमें भाषा होती ही होती है। अब जो हमारा 10 रुपये का नोट है, चाहे आपका 20 रुपये का नोट है, आपका 100 रुपये का नोट है, उस पर भाषाएँ बताई गई है। कितनी भाषाएँ होती है? तो याद रखना, 10 रुपये के नोट पर भैया 15 भाषाएँ, कितनी भाषाएँ बताई गई है? 15 भाषाएँ जो है वो 10 रुपये के नोट पर बताई गई है। ये बात आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आप अभी भी कोचिंग लगाना चाहते हो, बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि एचपी टेट के लिए आप स्पेशली अभी भी कोर्स लेना चाहते हो, क्रैश कोर्स, जिसमें कि भैया 30% अभी आपको छूट मिल रही है, तो आप ज़रूर हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। 7876145409, आप हर एक बैच से जुड़ सकते हैं। तो रोलिंग प्लान किस वर्ष लाया गया? ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। रोलिंग प्लान, मैंने भी इसको पहले दूसरे बार ही सुना है। रोलिंग प्लान के बारे में मैंने जब एक बार डिटेल से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं रोलिंग प्लान बीच में आया था। तो रोलिंग प्लान जो है वो 1978 से 79 के बीच में आया था, या कह सकते हैं 1978 से 80 तक जो है रोलिंग प्लान जो चला था। अब सबसे पहले बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की, 5 ईयर प्लान की। पहली पंचवर्षीय योजना आती है 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है 61 से 66,
चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 66 से, सॉरी इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं आती है, फिर 69 से 74 आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर आती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आती है 1974 से 1978। फिर आती है इस बार रोलिंग प्लान आता है। फिर छठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 1985, 5 साल के लिए चलती है। फिर आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990, फिर 2 साल पंचवर्षीय योजना बंद हो जाती है। फिर आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997। आपको भैया आप टेट की परीक्षा दे रहे हो, आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद 1997 से 2002 के बीच में आई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब 10वीं कब आई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 2002 से 2007। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 2007 से 2012, और 2012 से 2017 जो है वो 12वीं पंचवर्षीय। तो इंपॉर्टेंट तो 11वीं और 12वीं और 10वीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ। और उसके बाद आपको 8वीं भी पूछ सकता है, आपसे छठी भी पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए, एक एक बात आप कॉपी में नोट करके लिख ले कि पहली कब आई थी, दूसरी कब आई थी, बीच में ब्रेक कब लगा था। जैसे कि 1961 से 66 के बीच में तो आई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना 3 साल बाद 1969 से शुरू हुई थी। कहीं आप 66 से 71 शुरू कर दो, डेट हो सकती है चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो आप लगा देंगे 5 साल वाला आंकड़ा। तो ऐसा नहीं करना है, आपसे जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, अगर महादेव का आशीर्वाद रहेगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं कर। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो 1989 में, सॉरी, किसके द्वारा? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के द्वारा 1989 में रोजगार योजना को, इस योजना को शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, किसे संगम साम्राज्य के महान शासक के रूप में स्वीकार किया गया है? तो संगम जो साम्राज्य है इसके महान शासक के रूप में स्वीकार किया गया था देवराय द्वितीय को। किसको किया गया था? ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे कि एक संगम साम्राज्य था, इसके महान शासक जो बनाए गए थे ये देवराय द्वितीय को कहा जाता था। इस संगम वंश की ही बात कर लेते हैं, संगम साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो कहीं ना कहीं जो इसकी स्थापना है वो हरिहर के द्वारा की गई थी, हरिहर प्रथम के द्वारा की गई थी। एक सालव वंश भी था, सालव वंश भी आपने पढ़ा होगा। ये सारे के सारे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। तो सालव वंश की थी नरसिंह सालव। किसने की थी? नरसिंह सालव ने। तुलु वंश की थी वीर नयर सिंह ने। किसने की थी? वीर नयर सिंह। और ये सभी जो है ये विजयनगर साम्राज्य के हिस्सा थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपने याद रखना कि एक संगम साम्राज्य था, इनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था देवराय द्वितीय। चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, आप गलती नहीं करेंगे। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि चौसा का जो युद्ध है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच तो चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था भैया? 1539 में हुआ था ये युद्ध। ये बात आपने याद रखनी है। इस युद्ध में हार हुमायूं की होती है, ये बात याद रखनी है। अब क्वेश्चन एक और आता है, फिर इनके बीच एक युद्ध और होता है 1540 में। इस युद्ध का नाम होता है विलग्राम का युद्ध। क्या नाम होता है? विलग्राम का युद्ध। ये बात आपने याद रखनी है। विलग्राम का जो युद्ध है, या इसको कन्नौज का युद्ध भी कहेंगे, ये 1540 में होता है। ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें भी हार जो है वो हुमायूं की ही होती है। तो चाहे कन्नौज का युद्ध ले लो, चाहे चौसा का युद्ध ले लो, दोनों के दोनों युद्ध में हार जो हुई थी वो हुमायूं की हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। उसी प्रकार पानीपत का पहली लड़ाई जो बाबर और इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक था लोधी वंश का, इन दोनों के बीच में हुई थी। और जो पानीपत के पहला युद्ध है ये 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। और तीसरा जो युद्ध है पानीपत का वो 1761 में हुआ था। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं, 1527 में बाबर ने फिर एक युद्ध लड़ा जो था खानवा का। तो खानवा का युद्ध 1528 में फिर एक युद्ध होता है जो होता है चंदेरी का युद्ध। और 1529 में फिर एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। तो हर एक बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ये भी आता है बाबर की जन्म हुआ था 1483 में और मृत्यु हुई थी बाबर की 1530 में। तो एक एक बात आपको याद रखनी है। आपको मैं जितनी भी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ ना, अकबर और हेमू का नाम दिया है, तो इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल था। कि जब मौर्य काल था तो उस समय जो सर्वाधिक जो शैक्षणिक जो स्थल था ना यार, वो कौन सा था? ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मौर्य काल के दौरान अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जो शैक्षणिक केंद्र था, जो एजुकेशनल जो सेंटर था वो था तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला था। देखिए अगर बात की जाए मौर्य काल के जो इसका शैक्षणिक केंद्र था, ये बात आपको याद रखनी है। इसके गुरु का नाम था चाणक्य। क्या नाम था?
जो मौर्य जो साम्राज्य इसकी स्थापना की थी, सॉरी, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश को पाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, क्या नाम था उनका? ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, इनका नाम था चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता था। और इन्हीं कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई थी। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर बनते हैं। देखिए, टेट परीक्षा उतनी आसान रहने वाली नहीं है, लेकिन आसान तभी रहेगी अगर आप इन सभी वीडियो को देखते हैं। मौर्य काल के जो संस्थापक थे, इन चंद्रगुप्त मौर्य हमने पढ़ लिया है। इन्होंने किसको हराया था? तो नंद वंश के जो अंतिम शासक, क्या नाम था भैया? घनानंद। घनानंद को पराजित किया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बिंदुसार शासक बनता है मौर्य साम्राज्य का। क्वेश्चन ये आता है कि मौर्य साम्राज्य का उस शासक का नाम बताइए जो आजीवन संप्रदाय से संबंधित है। तो आजीवन संप्रदाय से संबंधित है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार जो है वो आजीवन संप्रदाय से संबंधित है, ये बात आपने याद रखनी है। अशोक भी मौर्य साम्राज्य का ही एक शासक था। अशोक के बारे में जितनी कम बातें की जाए उतना ही सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार मैं 10 बार अशोक के बारे में आपके बीच बता चुका हूँ। अगर अशोक की बात की जाए तो अशोक के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म अपनाया गया था। मोगली पुत्तीस होते थे, उनके प्रभाव में आकर इनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। इन्होंने एक युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में, 261 ईसा पूर्व में इनके द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है। और उस युद्ध में जो है वो इनकी अशोक जो है वो जीतते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जब बहुत सारे लोग मारे जाते हैं तो ये इनका दिल आघात होता है। इनकी राज्याभिषेक 269 में बहुत बार बोला है। और 232 बीसी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत प्रयोग किया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में जो इनके द्वारा बनाया गया, बिहार के महाबोधि मंदिर जो है वो इनके द्वारा बनाए गए थे। अशोक ने बहुत ज़्यादा कार्य किया था बौद्ध धर्म के लिए। इन्होंने अपने धर्म प्रचारक भेजे, जैसे कि श्रीलंका में किसको भेजा? तो श्रीलंका में इन्होंने अपना पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को भेजा, हिमालय की और मजीम को भेजा। तो इस प्रकार अशोक के द्वारा बहुत ज़्यादा कार्य किया गया था बौद्ध धर्म के लिए भी। तो ये पढ़ा था हमने बौद्ध धर्म से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने शुंगों को पराजित किया? तो शुंगों को जो पराजित किया था वो किया था कण्व वंश ने। किसने किया था? कण्व वंश। कण्व वंश ने शुंगों को पराजित किया। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो कण्व वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कण्व वंश की स्थापना की गई थी वासुदेव के द्वारा। उसी प्रकार है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। और अगर मैं शुंगों ने इनको पराजित किया था, कण्व ने शुंगों को पराजित किया। तो भैया कण्व वंश ने शुंगों को पराजित किया था और शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का जो शासक था वो कौन था? तो शुंग वंश का शासक था वासुदेव। शुंग वंश का एक शासक था वासुदेव, जो है वो शुंग वंश के एक शासक थे वासुदेव। उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने जो है हराया था किसको? देव बुद्धि को। तो देव बुद्धि जो अंतिम राजा था किस वंश का? शुंग वंश का, सॉरी कण्व वंश का एक राजा था वासुदेव, जिन्होंने शुंगों के एक राजा को हराया था। थोड़ा यहाँ से मेरे को माइंड से स्किप हो गया था, क्योंकि मेरे पास कोई बुक सामने नहीं खोली है, तो मैं अपने माइंड से बताता हूँ। तो थोड़ा मेरे को यहाँ पे जो है वो क्या हो गया था? डिस्टर्बेंस हो गई थी, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण इस दौरान किया था। एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहियान। जैसे हुएनसांग भी चीनी यात्री था, लेकिन हुएनसांग जो आया था ना वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएनसांग जो है वो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो हुएनसांग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आता है? तो अगर मैं हुएनसांग की बात करता हूँ तो जो हुएनसांग है ये तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। लेकिन जो चीनी यात्री फाहियान है ये तो भैया ये कौन सी शताब्दी में आया था? पहले तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आया था 5वीं शताब्दी में। अगर क्वेश्चन को पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कब आया था? 5वीं शताब्दी में आया था, लेकिन किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वो भारत आया था। ये बात आपको याद रखनी, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ से परीक्षाओं में बात रहती है। देखिए बहुत सारे यात्री आए थे, जैसे इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो किसके साथ आया था इब्न बतूता? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप हर एक बात को कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना तो भैया हर एक बात का जो है यहाँ पे पता चलने वाला। देखिए चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो अपने आप को चंद्रगुप्त द्वितीय की जिनके द्वारा उपाधि दी गई थी, ये बात मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूँ। हर एक बात आपको जो है वो क्या होनी चाहिए भैया? पता होनी चाहिए। अगर आपको हर एक बात पता है, तो भैया बात बढ़ने वाली है। जब
क्वेश्चन आपसे परीक्षा में अक्सर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे कि भारत का अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भैया कहाँ पे? ये क्वेश्चन डिटेल में टेट परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को कहीं भी गलत ना करें। तो अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे है? गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमृतसर में, ये बात आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा नई दिल्ली, राजीव गांधी पूछेगा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और अगर पूछेगा सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बोलेंगे कोलकाता में है। चौधरी चरण सिंह पूछेगा लखनऊ में है। आपको गलती करने की गुंजाइश कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।